Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss alternating current chapter. So I'm going to tell you each and every important topic of this chapter, and a lot of you had commented that you're finding this chapter to be difficult. So I hope इस वीडियो के बाद आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगे. So look, सबसे पहले we have a derivation, that is the establishment of alternating induced EMF. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, वी आर टेकिंग अ कॉइल. सो अगर हम एक कॉइल लेते हैं, सो कॉइल को अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं एंड उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर रहा है, तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो भी चेंज होता है. सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि पास होती हैं उस पर्टिकुलर कॉइल से. सो जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरी करता है. तो आई होप इतना तो आपको क्लियर हो. तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है उस पर्टिकुलर कॉइल में, और उसी ईएमएफ की वैल्यू हम निकालने वाले हैं. तो ईएमआई वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू -n d∅ अपॉन dt. नाउ दिस इज बाय फैराडेज लॉ. इफ़ यू नो देन इट इज़ वेरी गुड, इफ़ यू डोंट नो देन आई एम गोइंग टू टेल यू कि फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द रेट चेंज ऑफ फ्लक्स. सो दिस फाई इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स, dt विच मीन्स टाइम. सो टाइम के रिस्पेक्ट में जब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है तो उसके नेगेटिव के इक्वल होता है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड दिस n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल दैट वी आर टेकिंग. सो लुक, अब यहाँ जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो होता है वेक्टर b डॉट वेक्टर a. तो डॉट प्रोडक्ट है विच मीन्स बी ए कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे. सो E इज इक्वल्स टू -n d/dt ऑफ बी ए कॉस थीटा. अब हम क्या करेंगे, ये बी ए को बाहर ले लेंगे बिकॉज वो कॉन्स्टेंट्स हैं. d/dt ऑफ कॉस थीटा. नाउ लुक, साइन थीटा का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो होता है माइनस साइन थीटा. तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा आ गया. अब जो डिफ्रेंशिएशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में है, बट यहाँ पे थीटा है तो चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा. तो ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये हो गया n/a साइन थीटा. डी थीटा अपॉन डी टी के बदले हमारे पास आ गया है ओमेगा, बिकॉज हमें पता है ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टाइम. ओमेगा यहाँ पे हमारा होता है एंगुलर वेलोसिटी, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो. एंड उसके बाद E इज इक्वल्स टू n/a. थीटा के बदले हम ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं, तो ओमेगा इंटू टी इंटू ओमेगा. सो ये हम क्या लिख सकते हैं, n/a ओमेगा साइन ओमेगा टी. ये जो वैल्यू होती है ये ई नॉट की होती है. ई नॉट का मतलब होता है जो मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर पीक वैल्यू होगी. तो ये होती है हमारी पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ. तो E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. सो ये हमारा डेरिवेशन हो गया है. इसके बाद सिमिलरली आप V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हो, एंड I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. इफ़ वी टॉक अबाउट ऑल्टरनेटिंग करंट, तो वो एक्चुअल में होता क्या है, एक ऐसा करंट जिसकी वैल्यू यानी कि उसका मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन दोनों ही चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एंड सिमिलरली ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की भी डेफिनेशन हो जाएगी. देन वी हैव एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. सो इफ़ वी टॉक अबाउट अ कंप्लीट होल साइकिल, लाइक अगर हम एक साइकिल की बात करें या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, तो उसका ग्राफ जब ऐसे बनेगा तो ये हमारी होगी कंप्लीट साइकिल, या फिर इसे कंप्लीट ऑसिलेशन भी कह सकते हैं. तो इसके लिए जो एवरेज वैल्यू आती है करंट की, दैट इज़ 0. तो हम जो मीन वैल्यू निकालेंगे वो कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए नहीं निकालते हैं, हम निकालते हैं हाफ ऑसिलेशन या फिर हाफ साइकिल के लिए. तो यहाँ पे जो डेरिवेशन है वो कैसे होगा, अगर हमें आई मीन निकालना है तो आई मीन की वैल्यू होगी 1/t/2 इंटीग्रेशन 0 to t/2, बिकॉज हम हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, सो हमारा टाइम भी हाफ हो जाएगा. देन यहाँ पे i/dt. सो हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं करंट को. अब यहाँ पे हमने अभी पढ़ा करंट की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी. अब ये आई नॉट तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, आई नॉट अपॉन t/2 इंटीग्रेशन 0 to t/2 साइन ओमेगा टी डी टी.
नाउ लुक, अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो यहाँ पे माइनस साइन हमने आगे ले लिया है एंड ये हो गया है कॉस ओमेगा टी में चेंज। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या होगी, ओमेगा हमारा कांस्टेंट है क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो उसे भी हमने बाहर ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हमें लिमिट्स भी गिवन है, तो अब हम ये लिमिट्स को ले लेंगे ओमेगा इंटू टी बाई टू। सो कॉस ओमेगा इंटू, अब टी के बदले कितना है, टी बाई टू है, माइनस कॉस ओमेगा इंटू ज़ीरो। उसके बाद यहाँ पे माइनस आई नॉट अपॉन, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है, एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी, इसी को हम 2 पाई अपॉन टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा के बदले हम क्या पुट कर देंगे, 2 पाई अपॉन टी इंटू टी बाई टू। अब लोग यहाँ पे भी हम ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी पुट करेंगे। टी हमारा टाइम इंटरवल है या फिर टाइम पीरियड है फॉर अ कंप्लीट साइकिल। देन माइनस कॉस, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे ये सब भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे -1, कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे -1 आ गया। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस आई नॉट अपॉन पाई इंटू ये -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, सो ये हो गया 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट, वेयर आई नॉट इज़ द पीक वैल्यू। आई होप ये तो आपको पता हो कि आई नॉट को हम पीक वैल्यू लिखते हैं, ये हो गया आई मीन। एंड इसके बाद एक और चीज़ आएगी RMS वैल्यू, IRMS हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है क्योंकि इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है उतना, बट उसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो आपका यूज़ भी होगा फर्दर न्यूमेरिकल्स में। सो नाउ वील सी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करेंट। Then we have RMS value of AC और alternating current. So look, ये नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। सो सबसे पहले हम करंट का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, देन उन स्क्वायर्स का हम मीन निकालेंगे एंड उसका फिर रूट कर देंगे, विच मीन स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो यही इसकी डेफिनेशन है, दैट द अंडर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करेंट्स इज कॉल्ड RMS वैल्यू। तो इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लुक, इसमें हम आई स्क्वायर मीन लिखेंगे। अभी तक हम आई मीन निकाल रहे थे, अब हमें स्क्वायर्स का मीन चाहिए, तो आई स्क्वायर मीन। यहाँ पे हम कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं, अब हाफ साइकिल नहीं ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कंप्लीट टाइम हम लेंगे 1/t, इसीलिए हमने लेट कर रखा है। देन इंटीग्रेशन 0 to t, उसके बाद आई स्क्वायर dt, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। आई की वैल्यू क्या थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे हमने dt पुट कर दिया। अब ये आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा जो कि कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। नाउ लुक, साइन स्क्वायर जहाँ पे भी आ जाता है उसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगेन इट इज़ गोइंग टू बी अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर द बायो स्टूडेंट्स जिनकी मैथ्स नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो हमारा फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको उधर भेज दें तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - cos 2 थीटा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें साइन स्क्वायर थीटा की, तो वो कितना हो गया, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पे थीटा के बदले क्या है, ओमेगा टी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 to t, इसके बदले आ जाएगा 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 एंड यहाँ पे dt। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये तो हमने एज इट इज़ पुट कर दिया, ये जो 2 है इसको बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to t 1 - cos 2 ओमेगा टी dt। ना उसके बाद ये जो dt है ये दोनों के लिए है, 1 के लिए भी है, cos 2 ओमेगा t के लिए भी है, तो हम इसे दोनों के लिए ले लेंगे, लाइक यहाँ पे 1 dt माइनस इंटीग्रेशन 0 to t cos 2 ओमेगा t dt। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस, तो ये ज़ीरो होता है, आपको यहाँ पे कुछ स्टेट नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू राइट दैट फॉर अ कंप्लीट साइकिल दिस वैल्यू इज़ ज़ीरो, तो इसको सिंपली ज़ीरो पुट कर देना है यहाँ पे। उसके बाद लुक, अगर हम dt के इंटीग्रेशन की बात करें तो वो कितना आता है, t आता है,
सो यहाँ पे 0 to t, सॉरी यहाँ पे स्मॉल t आएगा क्योंकि स्मॉल dt पे हम इंटीग्रेट इसे कर रहे हैं एंड ये वैल्यू तो 0 है, तो आपको बस साइड में लिखना है दैट दिस वैल्यू फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। उसके बाद हम यहाँ पे लिमिट्स ले लेंगे, ये हो जाएगा t माइनस इसके बदले आ जाएगा 0। तो लोग यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सिर्फ t बचा तो ये कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई I0² 2। ये था हमारा I² मीन। अब हमें क्या चाहिए, RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ द स्क्वायर्स का मीन। तो यहाँ पे I² मीन लिख देंगे हम इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इसकी वैल्यू कितनी आई है I0² 2। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे I0 आ जाएगा और 2 का अंडर रूट √2। तो यही रिलेशन है दैट IRMS इज इक्वल्स टू I0/√2। सिमिलरली VRMS इज इक्वल्स टू V0/√2, या फिर अगर आप ERMS भी निकालोगे तो यही वैल्यू आने वाली है। सो दिस डेरिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके कई सारे मेथड्स होते हैं करने के। आई फाइंड दिस मेथड टू बी द मोस्ट कन्वीनियंट। नाउ आपको जो भी मेथड सही लगती है आप उससे कर सकते हो, बट फाइनल आपका डेरिवेशन यही होना चाहिए एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ यूज्ड इन अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। Then we have a topic that is difference between AC and DC. So this difference is also important. So if we talk about AC, तो AC सबसे पहले आप define करोगे कि AC क्या होता है। Alternating current could be stated as a current whose value, that is its magnitude and direction, both changes with respect to time. But direct current में दोनों की ही value क्या रहती है, same. So first difference तो आपका ये हो गया। Second, अगर हम ट्रांसफ़र के कॉस्ट की बात करें तो इसकी बहुत ही कम होती है और इसके ट्रांसफ़र की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी लॉस भी कम होता है और यहाँ पे एनर्जी लॉस भी ज़्यादा होता है। ये जो AC होती है हमारी वो ज़्यादा डेंजरस होती है एंड DC उतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती है, विच मीन्स इट इज़ लेस डेंजरस। सो बस इसमें इतने ही डिफरेंस हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। एंड अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ DC की, सो लुक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो अगर हम एक AC की बात करें तो उसमें तो ऑसिलेशंस हो रहे हैं, इसीलिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी। बट अगर हम DC की बात करें तो उसमें तो ऑसिलेशंस हो ही नहीं रहे हैं ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0 हर्ट्ज़। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। उसके बाद एक और टॉपिक आता है कि अगर जैसे हम जो नॉर्मल करंट है उसे कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, एमीटर से, वोल्टेज को वोल्ट मीटर से। तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को कैसे मेजर करेंगे, इसे हम नॉर्मल एमीटर या फिर नॉर्मल वोल्ट मीटर से मेजर नहीं करते हैं। उसके लिए यूज़ किया जाता है हॉट वायर एमीटर एंड हॉट वायर वोल्ट मीटर। लाइक करंट के लिए हॉट वायर एमीटर हो जाएगा एंड वोल्टेज के लिए हॉट वायर वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। देन वील मूव ऑन टू AC वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड उसके बाद जो हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं सर्किट्स के, वील टॉक अबाउट देम। देन वी हैव AC वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टर ओनली, या फिर एक ऐसा AC सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर हो। तो डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा दैट वी हैव टेकन अ रेजिस्टर एंड यहाँ पे सिंपली एक आपको AC सोर्स लेना है। तो लोग सबसे पहले जो यहाँ पे से EMF प्रोवाइड होगा या फिर वोल्टेज AC सोर्स से प्रोवाइड होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t, ये हो जाएगी। अब हमें ओम्स लॉ से पता है, लाइक यहाँ पे रेजिस्टर है तो हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। R इज इक्वल्स टू V/I, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंटू R। हम सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे IR इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t। सो अगर हम बात करें इस I की तो ये क्या हो जाएगा, V0/R साइन ओमेगा t। सो अगर हम इसकी बात करेंगे ना तो ये होता है I0, ये भी हमारा ओम्स लॉ से ही आया है। यहाँ पे I की वैल्यू V/R, तो अगर हम V0 पुट करेंगे तो I0 आएगा और ये V0 I0 क्या है, हमारी पीक वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे सिंपली I के बदले आ गया I0 साइन ओमेगा t। सो यहाँ पे हमने सिंपली इतना देखा कि अगर वोल्टेज हमारी ये है तो हमारा करंट ये आ जा रहा है। यहाँ पे कोई भी हमें फेज़ डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। फेज़ डिफरेंस यानी कि कोई भी एंगल का डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिल रहा है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। उसके बाद वील टॉक अबाउट AC वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर। तो इंडक्टर में हम सिंपली क्या लेंगे, यहाँ पे एक इंडक्टर ले लेंगे
बेसिकली इंडक्टर एक कॉइल ही होती है। यहाँ पे हमने ले लिया है एक AC सोर्स, डायग्राम आप प्रॉपर्ली बना सकते हो, ये मैं थोड़ा रफ में दिखा रही हूँ आपको। सो लुक, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि यहाँ पे हमने इंडक्टर लिया है, विच मीन्स यहाँ पे कोई रेजिस्टर तो है नहीं, तो जो हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे वो तो सबसे पहले हमारी यही होगी, एंड जो वोल्टेज माइनस VL होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ये VL क्या है? VL इज़ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। अब ये आपके EMI वाले चैप्टर में था कि जो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है वो होता है LdI/dt। सो ये यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला हो गया है, तो हम सिंपली यहाँ पे इसे पुट करेंगे। सो लोग यहाँ पे से V की वैल्यू क्या आ जाएगी? VL आ जाएगी। V की वैल्यू कितनी है? V0 sin ओमेगा t इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी है? LdI/dt। नाउ हमें नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि इसको हम इधर भेज देंगे। V0 sin ओमेगा t dt इज इक्वल्स टू LdI। अब दोनों ही साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इंटीग्रेशन किसका होगा? इनका होगा। तो जो हमारा साइन होता है उसका इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस, तो यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी। नाउ लुक, यहाँ पे क्या है? dt, विच मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये ओमेगा एक कांस्टेंट है, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू LI। सो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे से हम इस I की वैल्यू निकालेंगे, तो I कितना हो जाएगा? माइनस VO कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा L। सो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस ओमेगा L, तो इसको हम कहते हैं XL, यानी कि ये होता है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ना, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि इस वाले हमारे सर्किट में ऑफर होगी। लाइक जहाँ पे सिर्फ हमारा क्या होगा? इंडक्टर होगा, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? इंडक्टिव रिएक्टेंस। सिमिलरली कैपेसिटर में उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह देते हैं। सो यहाँ पे XL की वैल्यू कितनी आ गई है? ओमेगा L, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये तो आप इजीली समझ सकते हो, क्योंकि लोग यहाँ पे क्या है? V, यहाँ पे I है, तो यहाँ पे क्या आएगा? R, दैट इज़ रेजिस्टेंस। इसीलिए इसके बदले क्या पुट कर रहे हैं हम? XL। सो जो हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इट कुड बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस विच इज़ ऑफर्ड इन एनी सर्किट दैट कंटेन्स इंडक्टर। सो सिंपली इसकी डेफिनेशन यही होगी। अब यहाँ पे से I इज इक्वल्स टू माइनस VO कॉस ओमेगा टी अपॉन XL। सो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब लुक, यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ क्या करने वाले हैं? अब यहाँ पे माइनस VO, इसको हम साइन में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें जो हमारा वोल्टेज था वो साइन में गिवन है, तो इसे भी हम साइन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लोग साइन में जब चेंज करेंगे तो 90 माइनस करना पड़ता है। 90 को हम π/2 लिख सकते हैं, तो 90 माइनस थीटा, यानी कि जो हमारा ओमेगा टी है, अपॉन XL। नाउ लुक, हमें पता है जो हमारा साइन थीटा होता है, लुक सॉरी, साइन माइनस थीटा होता है, वो होता है माइनस साइन थीटा, विच मीन्स ये साइन माइनस का है ना, विच मीन्स मैं इसे अंदर भी भेज सकती हूँ। तो I इज इक्वल्स टू V0 साइन माइनस π/2 प्लस ओमेगा टी, बिकॉज ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो इसे माइनस कर देगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस आ गया, अपॉन XL। सो I इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 अपॉन XL, ये लिख सकती हूँ मैं इसे। सो I की वैल्यू यहाँ पर से ये आ गई है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि ये जो हमारा VO अपॉन XL है, ये क्या हो जाएगा? हमारा I0 हो जाएगा। जैसे हमने अभी ऊपर लेट किया था, वहाँ पे रेजिस्टेंस थी, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के बदले XL है, तो यहाँ पे I0 आ गया साइन ओमेगा टी माइनस π/2। सो अभी हमने V देखा, V क्या था? V0 साइन ओमेगा टी। सो यहाँ पे हमें दोनों के बीच में एक एंगल डिफरेंस दिख रहा है। एंगल डिफरेंस कितने का है? 90 डिग्री का है, विच मीन्स जो हमारा करंट है वहाँ पे माइनस 90 डिग्री हो रहा है, तो करंट हमारा लैगिंग फेज में होगा, और जो हमारा फॉरवर्ड स्टेट में है तो वो कौन होगा? हमारा वोल्टेज। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देन वील मूव ऑन टू AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। देन वी हैव AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। सो डायग्राम इसका भी वही हो जाएगा कि यहाँ पर हम एक कैपेसिटर ले रहे हैं, एंड दिस इज़ द AC सोर्स। तो सबसे पहले AC सोर्स जो हमें वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, वो उसका फॉर्मूला हर केस में सेम रहेगा, V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, एंड I का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे हर केस में। सो लोग, यहाँ पे एक कैपेसिटर के लिए वी नो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन
V। सो Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा CV। सो Q इज इक्वल्स टू V की वैल्यू हम पुट कर देंगे V0 साइन ओमेगा t। उसके बाद हमें एक और चीज़ पता है दैट करंट अगर हमें निकालना है तो वो क्या होता है dq अपॉन dt। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे Q की वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज C V0 साइन ओमेगा t। अब हमारा जो C और V0 है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। तो C V0 d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा t। सो I इज इक्वल्स टू C V0। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, कॉस ओमेगा t, एंड ओमेगा कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन में वो बाहर आ जाता है। लाइक इंटीग्रेशन में हमने डिनोमिनेटर में पुट किया था, यहाँ पे सिंपली वो बाहर आता है। तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब I इज इक्वल्स टू V0 कॉस ओमेगा t अपॉन 1 बाय ओमेगा इंटू सी। हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अगर हम 1 अपॉन में लिख रहे हैं तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में ही होगा। अब हमने इसे 1 अपॉन ओमेगा सी क्यों लिखा है, क्योंकि 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल्स टू एक्स सी। लेकिन वहाँ पे ओमेगा एल की वैल्यू थी बट यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू होती है एक्स सी। इसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लाइक वहाँ पे हम ले रहे थे उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये भी एक तरह की रेजिस्टेंस है जो कि एक ऐसे सर्किट में आती है जहाँ पे AC सोर्स से कनेक्ट करा रखा है हमने सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे सिंपली I इज इक्वल्स टू V0 अपॉन एक्स सी कॉस ओमेगा टी। फिर से ये वैल्यू क्या हो जाएगी I0 की कॉस ओमेगा टी। नाउ लुक, मैंने अभी आपको कहा कि अगर ये साइन में आया है तो इसे भी साइन में ही लाना है। तो इसे हम साइन में कैसे चेंज करेंगे, साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, बिकॉज वी नो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। तो हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया है। इसके बाद इसे हम ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 भी तो लिख सकते हैं, ये आ गया। एंड V कितना था V0 साइन ओमेगा टी। तो अब इस केस में करंट क्या है, अहेड फेस में है एंड ये है हमारा लैगिंग फेज में। तो हमारा वोल्टेज लैगिंग फेज में है इस कंडीशन में एंड हमारा जो करंट है वो लीडिंग फेज में है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड लुक, कई लोग इस टॉपिक को छोड़ देते हैं या फिर टीचर्स भी इवन ये कराते नहीं हैं बिकॉज दे से इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट। बट लास्ट ईयर हमारे बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था फॉर 3 मार्क्स एंड बहुत स्टूडेंट्स उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे बिकॉज उन लोगों ने पढ़ा ही नहीं था। बट बिकॉज मैंने ये डेरिवेशन कर रखा था सो आई वॉज एबल टू स्कोर 100 एंड बाकी किसी के 100 आए नहीं थे। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि जितने भी टॉपिक्स आपको मिलते हैं ना एंड यू फील दैट दे आर इम्पॉर्टेंट सो डू प्रैक्टिस दैम, बिकॉज ये किसी ने भी नहीं कर रखा था बट आई फील दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इसीलिए मैंने किया एंड इसीलिए मैं ये टॉपिक आपको भी करा रही हूँ। इसके बाद वील टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स। लाइक अभी हमने पढ़ा कैपेसिटर था सिर्फ, देन या फिर हमारा सिर्फ इंडक्टर था या सिर्फ रेजिस्टर था। अब जब इन्हें हम कंबाइन कर देंगे सो जो कॉम्बिनेशन है सर्किट्स के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा LCR सर्किट। सो नेक्स्ट वील सी द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स, देन वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स एंड सबसे पहले वील टॉक अबाउट LR सर्किट। सो इसमें डायग्राम सिंपल है। लाइक सबसे पहले हम एक इंडक्टर ले लेंगे, उसके बाद एक रेजिस्टर ले लेंगे एंड इसे सिंपली हम AC सोर्स से जोड़ देंगे। सो डायग्राम्स इसके टिपिकल है नहीं। इसकी वोल्टेज होगी VL, इसकी हो जाएगी VR, दिस इज़ V एंड सॉरी दिस इज़ L एंड दिस इज़ R। तो आई होप डायग्राम तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाइड हो रही है वो कितनी है, V0 साइन ओमेगा टी। जो डेरिवेशन है वो हम फेज़र डायग्राम की हेल्प से डिराइव करेंगे एंड वो ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। सो फेज़र डायग्राम आपको कैसे समझना है, लाइक यहाँ पे हम ले लेते हैं एक ग्राफ। तो सबसे पहले जब हम करंट की बात करेंगे तो करंट हम इस साइड को लेते हैं, तो ये सीरीज़ में है ना तो करंट की वैल्यू तो सेम रहेगी विच मीन्स यहाँ पे को I हम लेंगे। अब हमने देखा था रेजिस्टर के केस में फेज डिफरेंस कितना था, 0 था, विच मीन्स VR इसी साइड को आएगा। एक रेजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना था, 0, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। बट अगर हम बात करें L की, दैट इज़ इंडक्टर में, तो हमने इंडक्टर वाले में देखा था ना कि जो हमारा करंट है वो लैगिंग फेज में है, तो करंट तो हमारा यही रहेगा। तो हमारा वोल्टेज क्या होगा, लीडिंग फेज में, तो वोल्टेज हमारी इस साइड को आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लेंगे VL क्योंकि ये हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब लोग दोनों की डायरेक्शन अलग है ना, तो वेक्टर डायग्राम की हेल्प से ही हम ऑब्वियसली निकाल पाएंगे जो टोटल वोल्टेज है। सो टोटल वोल्टेज जो है वो हमें ऐसे मिलेगी। अब ये थोड़ा सा डायग्राम
इसको यहाँ को ले लेते हैं सो दैट यहाँ पे से हमें जो वेक्टर है इसको नहीं लेना है। सो ये हमारा V दैट इज़ जो टोटल वोल्टेज होगी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो जाएगा हमारा फाई। फाई अभी लास्ट में आपका आएगा फेज डिफरेंस जो बन रहा है, क्योंकि लुक अगर हम दोनों का कंबाइंड देख रहे हैं, दोनों की कंबाइंड वोल्टेज कितनी है V, और जो फाइनल वोल्टेज आ रही है और करंट है उनके बीच में भी तो एक एंगल बन रहा है ना, दोनों सेम फेज में नहीं है, तो उसी को हमने फाई लिखा है दैट इज़ द फेज डिफरेंस। तो आई होप ये वेक्टर डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हम टोटल निकाल रहे हैं तो वो कैसे आएगा, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, हमने वेक्टर डायग्राम की हेल्प से लिख रखा है। उसके बाद V इज इक्वल्स टू V स्क्वायर हम लेते हैं, VL की वैल्यू कितनी होगी, लुक VL क्या है यहाँ पे जो भी वोल्टेज है, तो R इज इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन I, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी IR, ये होगी रेजिस्टर के लिए। सिमिलरली अगर हम बात करें एक इंडक्टर के लिए तो उसके लिए रेजिस्टेंस कितना होता है, XL होता है, तो यहाँ पे V अपॉन I, तो V की वैल्यू कितनी हो गई L के लिए और ये था R के लिए, तो I इंटू XL। सो ये दोनों फॉर्मूलाज यहाँ से डिराइव होंगे। सो VL की वैल्यू कितनी आ गई, I इंटू XL का होल स्क्वायर प्लस I इंटू R का होल स्क्वायर, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर XL स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, I स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, V क्या होगा अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर इंटू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब ये अंडर रूट में है तो ये I बाहर आ जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं और ये अंदर ही रहेगा, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। V अपॉन I इसको हमने नीचे भेज दिया, अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ पे जो V अपॉन I है ये टोटल पूरे सर्किट की बात हो रही है ना, तो इसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और ये Z होता है हमारा इम्पिडेंस। सो ये होती है हमारी इम्पिडेंस, इसकी स्पेलिंग DE हो जाएगी। सो इम्पिडेंस जो होता है वो टोटल रेजिस्टेंस होती है। लुक यहाँ पे हमारा XL भी रेजिस्टेंस है, R भी रेजिस्टेंस है एंड Z भी रेजिस्टेंस ही है। इफ़ यू टॉक अबाउट Z, सो Z हमारी जो है वो टोटल रेजिस्टेंस है ऑफ LR सर्किट। सिमिलरली अगर हम किसी भी सर्किट को ले रहे हैं इसके बाद LC लेंगे तो वहाँ पे भी Z टोटल रेजिस्टेंस होगी पूरी सर्किट की। XL क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। सो ये इंडिविजुअल है एंड ये आ जा रही है हमारी टोटल। सो जो फॉर्मूला है इम्पीडेंस का वो ही हमें डिराइव करना पड़ता है। सो यहाँ पे उसका पूरा डेरिवेशन हो गया है इम्पीडेंस का। उसके बाद ये फेज डिफरेंस है, तो यहाँ पे tan फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लुक ये हमारा क्या होगा VL, ये हमारा क्या है VR है, तो tan फाई कितना हो जाएगा VL अपॉन VR। VL के बदले हम क्या लिख सकते हैं I इंटू XL, इसके बदले क्या लिख सकते हैं I इंटू R। सो R से R कैंसिल हो गया, सो हमारी tan फाई की वैल्यू कितनी आ गई XL अपॉन R। सो अगर हमें फाई निकालना है तो वो क्या हो जाएगा tan इनवर्स XL अपॉन R। So these are few things that will be used in the numericals also and their derivations are also very important. Then we'll talk about CR circuit, उसका derivation भी almost similar है। नाउ लुक यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई थी कि यहाँ पे इंडक्टर हमने लिया है एंड यहाँ पे गलती से मैंने कैपेसिटर बना दिया है। सो यहाँ पे आप इंडक्टर लोगे दैट इज़ अ कॉइल। सो उसके बाद बाकी डेरिवेशन तो पूरा सही है, बस यहाँ पे इंडक्टर लेना है। देन वील टॉक अबाउट द CR सर्किट। देन वी हैव द CR सर्किट, तो डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, दिस इज़ अ कैपेसिटर एंड यहाँ पे हमने रजिस्टर लेट कर रखा है एंड दिस इज़ द AC सोर्स। तो यहाँ पे से जो वोल्टेज प्रोवाइड होगी दैट वुड बी इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। एंड अगर हम इसके फेज़र डायग्राम की बात करें तो जो फेज़र डायग्राम है I इस साइड आएगा एंड V यहाँ पर आएगा। नाउ ऐसा क्यों, सो I तो हम यहाँ पर ही लेट करेंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट रेजिस्टर, तो रेजिस्टर की वोल्टेज और जो करंट है उनके बीच में फेज़ डिफरेंस 0 है, तो VR इस साइड को आएगा। एंड अगर हम बात करें VC की तो वो हमारी इस साइड को आएगी। क्यों, क्योंकि हमने कैपेसिटर वाले में देखा था कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज कैपेसिटर के केस में, एंड जो हमारा करंट है वो होता है लीडिंग फेज में एंड हमारा वोल्टेज होता है लैगिंग फेज में, इसीलिए ये नीचे को आया है। सो ये हो गया 90 डिग्री का। अब सिमिलरली यहाँ पर भी हम वही करेंगे, जो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज है वो हमें यहाँ पर से मिलेगा, सो दैट वुड बी V एंड ये जो एंगल बनेगा V और I के बीच में उसे हम अगेन फाई कहेंगे। सो यहाँ पे भी वही होगा V स्क्वायर इज इक्वल्स टू VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। सो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट अ रेजिस्टर तो उसमें R इज इक्वल्स टू V अपॉन I होगा, तो यहाँ पे से VR की वैल्यू कितनी आ जाएगी I इंटू R। सिमिलरली
अगर हम कैपेसिटर की बात करें उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स सी इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो ये सी की बात हो रही है तो वी सी की वैल्यू आई इंटू एक्स सी हो गई। सिंपली हम इसे यहाँ पर अब पुट करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा आई इंटू एक्स सी का स्क्वायर प्लस आई इंटू आर का स्क्वायर। यहाँ पे से हम फिर से आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, देन इसे हम अंडर रूट में भेज देंगे। तो v इज इक्वल्स टू आई अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा ये। सो फिर से हम वही करेंगे, v अपॉन आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। v अपॉन आई क्या होगा, हमारा इम्पिडेंस विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय z इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा डेरिवेशन। उसके बाद हमें अगर tan फाई निकालना है तो tan क्या हो जाएगा, दिस यानी कि वी सी अपॉन दिस यानी कि वी आर। अगेन यहाँ पे आई एक्स सी अपॉन आई आर, तो ये कैंसिल हो गया। सो tan फाई की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स सी अपॉन आर। सो फाई कितना हो गया, tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। सो दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड। इसके बाद वील टॉक अबाउट एल सी सर्किट। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड उसका डेरिवेशन थोड़ा सा अलग है। Then we have an LC circuit. Now this again is very important and इसका डेरिवेशन थोड़ा सा अलग है बिकॉज इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे या फिर हमारा जो फेजर डायग्राम है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे को तो हम आई लेंगे, दैट इज़ द करंट। अब जो हमारा वी एल है वो कहाँ को आएगा, ऊपर को, बट जो वी सी है वो कहाँ को आएगा, नीचे को। सो अब यहाँ पे हम वेक्टर डायग्राम से नहीं निकालेंगे, हम अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो रिजल्टेंट वोल्टेज कहाँ को आएगा, ये ऊपर को जा रहा है, ये नीचे को, जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी उधर को आएगा। सो सपोज़ वी एल की वैल्यू ज़्यादा है तो रिजल्टेंट कहाँ को आएगा, ऊपर को आएगा। एंड यहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस कितना होगा, फाई नहीं होगा यहाँ पे डायरेक्टली, उसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, क्योंकि करंट और ये हमारा रिजल्टेंट है वी, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री। सो हमारा रिजल्टेंट कितना हो गया, वी एल माइनस वी सी। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, v इज इक्वल्स टू वी एल की वैल्यू आई इंटू एक्स एल होती है, इसकी आई इंटू एक्स सी। तो यहाँ पे आई हमने कॉमन ले लिया है। देन v अपॉन आई इज इक्वल्स टू एक्स एल माइनस एक्स सी। सो यहाँ पे v अपॉन आई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, z इज इक्वल्स टू एक्स एल माइनस एक्स सी। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, रेजोनेंस की कंडीशन। सो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, एक्स एल एंड एक्स सी बोथ बिकम्स इक्वल। सो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू एक्स एल माइनस, विच मीन्स इसके बदले भी मैं एक्स एल लिख सकती हूँ। तो जो हमारा इम्पिडेंस है दैट इज़ द, इफ़ यू टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस, तो ये हमारी टोटल रेजिस्टेंस ही तो है, तो ये कितनी हो गई हमारी 0। अब यहाँ पे अगर एक्सएल और एक्सी आपस में इक्वल हैं तो इसके बदले क्या आ जाएगा, ओमेगा एल, इसके बदले 1 अपॉन ओमेगा सी। सो इसको इधर भेजेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, बिकॉज 1 का अंडर रूट 1 ही होगा। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, तो ये हो गया अंडर रूट एल सी। एफ की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन एल सी। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे सिंपली भी लिख सकते हो। तो जो हमारी एफ है वो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर दिया, एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन एल सी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड थोड़ा सा अलग है बिकॉज यहाँ पे हम रेजोनेंस की कंडीशन भी लेट कर रहे हैं। एंड उसके बाद अगर हमारा वी सी बड़ा होगा, वी सी बड़ा है वी एल से, तो विच मीन्स ये नीचे को आएगा, यहाँ पे हो जाएगा वी सी माइनस वी एल। तो इस कंडीशन में वोल्टेज क्या होगी हमारी, लैगिंग फेज में होगी, करंट लीडिंग फेज में। बट अगर हमारा वी एल बड़ा है, ये वाली कंडीशन, तो उस कंडीशन में वोल्टेज हमारा कौन सी फेज में है, लीडिंग फेज में, करंट है हमारा लैगिंग फेज में। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन वील टॉक अबाउट LCR सर्किट। देन वी हैव LCR सर्किट। नाउ इसका डेरिवेशन भी वैसे ही होता है जैसे बाकियों का था। सो इसमें सिंपली हम पहले इंडक्टर ले लेंगे, देन कैपेसिटर, देन एक रेजिस्टर, इसको हम AC सोर्स से जोड़ देंगे। इसकी वोल्टेज VL, इसकी VC एंड इसकी VR हो जाएगी। सो अब यहाँ पे भी हम वेक्टर डायग्राम या फिर फेजर डायग्राम का यूज़ करेंगे। सो इसमें हम सबसे पहले इधर को हम क्या लेते हैं, करंट लेते हैं। देन उसके बाद रेजिस्टर की अगर हम बात करें तो उसकी जो वोल्टेज होती है एंड करंट, उनके बीच में 0 फेज डिफरेंस होता है, तो हमने उसे यहीं को बना दिया।
देन इफ़ वी टॉक अबाउट वी सी, तो वो कहाँ को आता है, इधर को, बिकॉज करंट इसमें लीडिंग फेज में होता है, और वी एल हमारा इधर को आ जाता है। तो आई होप इतना सब तो आपको पहले ही क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लोग अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट देखें तो वो कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे वी एल माइनस वी सी। तो अब हम किसका रिजल्टेंट देखेंगे, वी एल माइनस वी सी और वी आर का। तो वो कहाँ पे मिलेगा हमें, ये हमें टोटल वोल्टेज मिल जाएगी इस पूरे सर्किट की, विच मीन्स इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर की वजह से। तो यहाँ पे भी हम वेक्टर डायग्राम का यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे अब, जैसे हम पहले पुट कर रहे थे। अब लोग यहाँ पे से हम आई कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा, एक्स एल माइनस एक्स सी, और इस पूरे का क्या था, होल स्क्वायर, और ये आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब लोग ये जो स्क्वायर है ये दोनों के लिए है ना, तो हम इसे आई स्क्वायर इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। वी स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम अंडर रूट ले लेंगे, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे आई स्क्वायर था, तो अब ये आई रूट से बाहर आ जाएगा एंड देन उसको हम यहाँ भेज देंगे, जैसे हम पहले कर रहे थे। सिंपली हमें वही मेथड फॉलो करती जानी है। अब वी अपॉन आई क्या था हमारा, इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देन यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होगा, फाई, तो टैन फाई की वैल्यू कितनी होगी, वी एल माइनस वी सी, बिकॉज ये हमारा वी एल माइनस वी सी है, अपॉन वी आर। यहाँ पे भी अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे, आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी अपॉन आई इंटू आर, आई ऊपर से कॉमन लेंगे तो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आई इंटू आर, आई से आई कैंसिल हो गया। टैन फाई की वैल्यू आ गई एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो हमारा जो फाई है दैट इज़ फेज डिफरेंस, वो कितना हो गया, टैन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे एक्स एल की वैल्यू कितनी थी हमारी, ओमेगा एल, एक्स सी की कितनी थी, 1 अपॉन ओमेगा सी, तो बस हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद आता है एवरेज पावर ऑफ सर्किट, उसका डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है एंड उसमें एक पावर फैक्टर आता है, वो तो अब कट गया है, बट इसमें एवरेज पावर कटी है ऐसा मेंशन नहीं किया था, इसीलिए आई एम गोइंग टू टेल यू द डेरिवेशन ऑफ एवरेज पावर एज वेल। उसके बाद हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बचते हैं, सो वील डिस्कस देम। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरेज पावर ऑफ एन AC सर्किट। सो यहाँ पे हम कोई भी एक सर्किट ले लेते हैं, सपोज़ हम LR सर्किट ले रहे हैं, तो उसमें जो हमारी वोल्टेज है वो तो V नॉट साइन ओमेगा टी ही होगी, बट अगर हम करंट की बात करें तो वो यहाँ पे -5 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो लैगिंग फेज में होता है एंड फेज डिफरेंस कितना होता है, 5 होता है। तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, तो यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम वी नॉट आई नॉट को पहले ही ले लेते हैं, उसके बाद अंदर कितना बचा हमारा, साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे ये। नाउ लुक यहाँ पे अब हम फिर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जो हमारा साइन, अगर हम बात करें 2 साइन एक्स साइन वाई, तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो अगर हमें साइन एक्स साइन वाई चाहिए है तो ये नीचे भेज देंगे, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, यही हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो कॉस एक्स माइनस वाई, एक्स क्या है यहाँ पे, ये एक्स माइनस वाई हमारा पूरा ये है, तो हमने ये यहाँ पे पुट कर दिया। देन माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, सो दोनों को ऐड कर देंगे अपॉन 2। सो सबसे पहले तो हम ये 2 को बाहर ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे कॉस फाई आ गया। देन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। उसके बाद अगर हम बात करें एवरेज पावर की, तो हम एवरेज कैसे निकाल रहे थे, पी एवरेज या फिर मीन अगर हम बात करें तो 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी, यहाँ पे पावर की बात हो रही है, वहाँ पे करंट की हो रही थी तो हमने आई लिया था, यहाँ पे पावर की हो रही है इसीलिए पी। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 एंड देन उसके बाद कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस
फाई, एंड इस पूरे का हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा dt। तो अगर हम एवरेज पावर की बात करें तो ये बाहर आ जाएंगे बिकॉज ये सारे अब कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है दोनों के लिए है, तो हम यहाँ पे सिंपली इसे पुट कर देंगे cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई dt। सो यहाँ पे भी हम सिंपली अब क्या कहेंगे कि ये एक कंप्लीट साइकिल के लिए होता है 0, तो हम इसे अब कंसिडर नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ इसे लेट करेंगे। इसमें भी cos फाई हमारा कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, एंड अब dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, एंड यहाँ पे 0 टू t हम लिमिट्स अब ले लेंगे। सो v नॉट आई नॉट अपॉन 2t इंटू कॉस फाई इंटू, अब ये t माइनस 0 हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपली t आएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, v नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाई। अब इसे हम चेंज करेंगे, लुक इसे मैं v नॉट अपॉन रूट 2 इंटू आई नॉट अपॉन रूट 2 लिख सकती हूँ, राइट, इंटू कॉस फाई। ये जो वैल्यू है VRMS होती है, ये वैल्यू होती है IRMS, तो हमारा जो पावर का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। यहाँ पे ये जो कॉस फाई होता है इसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं। नाउ ये जो टॉपिक है ये कट गया है बट अभी ये यूज़ होगा आगे भी, इसीलिए आई वुड प्रेफर कि इसे पढ़ लो बिकॉज लुक एवरेज पावर के डेरिवेशन में भी है ये, एंड इसके बाद आगे चोक कॉइल में भी ये यूज़ होगा। सो इसके बाद वील टॉक अबाउट चोक कॉइल। देन वी हैव चोक कॉइल। नाउ चोक कॉइल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, एंड ये एक LR सर्किट होता है, विच मीन्स इसमें एक तो हमारी इंडक्टेंस होगी, दूसरा रेजिस्टेंस। सो सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें चोक कॉइल को तो इट इज़ अ डिवाइस दैट हैज़ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। सो विच मीन्स हम यहाँ पे रेजिस्टेंस तो ले रहे हैं बट वो नेग्लिजिबल है, विच मीन्स ऑलमोस्ट वो 0 है, एंड इसकी बहुत ज़्यादा हाई इंडक्टेंस होती है बिकॉज यहाँ पे हम कॉइल यूज़ कर रहे हैं। तो ये कॉपर वायर का बना होता है। कॉपर वायर इज़ वुंडेड ओवर लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। अब यहाँ पे लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर इसीलिए यूज़ किया जाता है सो दैट जो हीट लॉस होता है ड्यू टू एडी करेंट्स तो वो हम कंट्रोल कर सकें या फिर कम कर सकें। अब जो चोक कॉइल है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम AC में यूज़ करते हैं सो दैट जो हमारा करंट है उसे हम कंट्रोल कर सकें एंड यहाँ पे एनर्जी लॉस या फिर पावर लॉस बहुत कम हो सके। अब अगर हम एक चोक कॉइल को यूज़ करते हैं तो पावर लॉस कम कैसे होता है, सो यहीं पे आपका यूज़ होता है पावर फैक्टर, इसीलिए मैं कह रही थी कि उसे थोड़ा देख लेना। सो यहाँ पे अगर हम इम्पीडेंस की बात करें सबसे पहले तो क्या होती है अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला था। सो Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या थी ओमेगा L प्लस R स्क्वायर। तो हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस हमारा क्या है 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, तो ओमेगा L स्क्वायर बचेगा, तो Z आ गया हमारे पास ओमेगा L। अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो वो होता है R अपॉन Z, तो R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 अपॉन Z, तो हमारा कॉस फाई दैट इज़ द पावर फैक्टर वो कितना आ गया 0। पावर का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा वो क्या होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई की वैल्यू कितनी है 0, तो हमारी पावर कितनी हो जाएगी 0। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, पावर डिसिपेशन कितना है यहाँ पे 0, विच मीन्स एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। इसीलिए चोक कॉइल को AC में यूज़ किया जाता है एज अ करंट कंट्रोलर सो दैट जो हमारा पावर लॉस है वो बहुत कम हो सके। सो ये तो ये चीज़ हो गई कि इसका हम AC में यूज़ करते हैं। दूसरी बात ये आएगी कि इसको हम DC में क्यों यूज़ नहीं करते हैं। सो इसका भी रीज़न होता है बिकॉज अगर हम इसे DC में यूज़ करेंगे ना तो पावर डिसिपेशन जो है या फिर एनर्जी लॉस वो मैक्सिमम होगा। अब वो मैक्सिमम कैसे होगा, तो सबसे पहले कॉस फाई कितना है हमारा R अपॉन Z की वैल्यू क्या है अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अगर हम बात करें DC में तो DC में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0 होती है। सो लुक यहाँ पे हम क्या करेंगे अंडर रूट इसको हम फिर से ओमेगा L लिख देंगे एंड हमारा ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई f, तो हो जाएगा 2 पाई f L का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अब लुक यहाँ पे कॉस फाई इज इक्वल्स टू R अपॉन R कितना था हमारा 0, ये हमारा 0 है। फ्रीक्वेंसी DC में कितनी होती है 0, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये हो गया 0, तो विच मीन्स ये नीचे का टर्म कितना हो गया पूरा 0, तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी आ गई इन्फिनिटी। तो अगर हम यहाँ पे पावर में पुट कर देंगे तो VRMS
इंटू IRMS इंटू इन्फिनिटी। तो हमारी पावर डिसिपेशन इन्फिनिटी है, विच मीन्स मैक्सिमम है, कितनी भी पावर लॉस हो सकती है, कितना भी एनर्जी लॉस यहाँ पे हो सकता है। इसीलिए हम जो चोक कॉइल है उसे कभी भी DC में यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ AC में यूज़ किया जाता है एज अ करंट कंट्रोलर, सो दैट जो पावर डिसिपेशन है या फिर एनर्जी लॉस है वो हम कम कर सकें। देन वी हैव इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस इन LC सर्किट। नाउ दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस। नाउ इसमें बेसिकली होता क्या है, वी टेक एन LC सर्किट। सो जब भी हम एक LC सर्किट लेते हैं तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, देन इट गेट्स डिसचार्ज्ड बाय एन इंडक्टर। तो उसकी वजह से ऑसिलेशंस होते हैं इन द LC सर्किट। इन्हीं ऑसिलेशंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस। तो डायग्राम कुछ ऐसा है कि हमने एक बैटरी से एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर को कनेक्ट कराया है। देन देयर इज़ अ स्विच जो कि पहले हम A पॉइंट से कनेक्ट कराते हैं सो दैट हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाए। तो ये पहली कंडीशन में ये चार्ज हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसे इंडक्टर से कनेक्ट करा देते हैं। लाइक हमने इसे जब इंडक्टर से कनेक्ट करा दिया तो करंट फ्लो होने लग जाता है। करंट की फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाती है। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाता है। अब जो करंट है वो कुछ नेग्लिजिबल वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद इंक्रीज़ करेगा। तो करंट इंक्रीज़ कर रहा है तो एक इंड्यूस्ड EMF भी जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी यहाँ पे चेंज होगी, इसीलिए यहाँ पे एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। नाउ लुक, जब भी करंट का यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा तो जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। बट जब करंट यहाँ से यहाँ जाता जा रहा है तो अब वो वैल्यू वापस से क्या करेगी, डिक्रीज़। तो अगर हमारी जो करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर रही है तो जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है वो उसके डिक्रीमेंट को अपोज करेगा। तो उसके डिक्रीमेंट को अपोज करने के लिए वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, विच मीन्स अगर वो बढ़ रही है वैल्यू तो वो उसे बढ़ने नहीं देगी, तो उसे कम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। अब यहाँ पे वो कम हो रही है तो वो उसे कम नहीं होने देगी, इसीलिए वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगी। सो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अब जो करंट की वैल्यू है वो कम हो रही है तो उसे कम नहीं होने देगी, उसकी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करेगी। इसीलिए जो हमारा इंड्यूस्ड करंट है अब वो सेम डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा। इसीलिए जो चार्ज है अब वो कहाँ पे आ जाएगा, अब चार्ज मतलब अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि अब जो हमारे चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस हमारी राइट वाली प्लेट में आ जाएंगे एंड नेगेटिव चार्जेस हमारे लेफ्ट वाली साइड में आ जाएंगे। सो जो हमारा कैपेसिटर है वो एक बार फिर से चार्ज हो गया है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड यही प्रोसेस रिपीटेडली चलता जाएगा। इन्हीं को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस इन LC सर्किट। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। एंड लोग, जब यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है। सो आई होप इतना जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। देन वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मर। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एंड सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो इसमें बेसिकली होता क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर को हम इनपुट AC वोल्टेज को चेंज करते हैं इनटू डिज़ायर्ड आउटपुट वोल्टेज। इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर हम, और ये भी AC में ही होगी, लाइक रेक्टिफिकेशन में हमने देखा था कि AC DC में चेंज हो रहा है, यहाँ पे AC DC में चेंज नहीं होता है। सिंपली अगर हम कम वोल्टेज डाल रहे हैं तो उसे हम ज़्यादा वोल्टेज में कैसे चेंज करेंगे, AC में ही। एंड या फिर अगर हम ज़्यादा वोल्टेज डाल रहे हैं एंड हमें कम चाहिए तो उसे हम कैसे में चेंज करेंगे, तो वही काम होता है ट्रांसफॉर्मर का। देन वी हैव द प्रिंसिपल। तो जो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है कि हम दो कॉइल्स लेते हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी। तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ही ट्रांसफॉर्मर वर्क कर पाता है। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। एंड इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है स्टेप अप, उसके बाद स्टेप डाउन। स्टेप अप से ही हम समझ रहे हैं, अगर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में हमें चेंज करना है तो हम स्टेप अप यूज़ करेंगे। स्टेप डाउन का यूज़ होता है हाई को लो वोल्टेज में चेंज करने में। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, इनके डायग्राम्स। अगर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो इसको कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये तो
सिंपली लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे हम ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये होगी हमारी सेकेंडरी कॉइल, ये होगी हमारी प्राइमरी। तो यू कैन क्लियरली सी नंबर ऑफ टर्न्स किस में ज़्यादा है, इसमें। तो जब हमारा NS इज़ ग्रेटर दैन NP, विच मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज़ ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, तो ये हमारा होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसका उल्टा किस में हो जाएगा, स्टेप डाउन में, विच मीन्स यहाँ पे अब कम होंगे एंड यहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो इसका उल्टा हो जाएगा, विच मीन्स अब हमारा NP ग्रेटर हो जाएगा स्टेप डाउन के केस में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है इसका कंस्ट्रक्शन एंड इसकी वर्किंग। देन दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। सो हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल कम है एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा है। ये हमारी प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो हमारी जो प्राइमरी कॉइल है उसको हमने AC सोर्स से जोड़ रखा है, जहाँ से हमें इनपुट वोल्टेज मिल रही है, विच मीन्स जिसको भी हमें चेंज करना है। उसके बाद जो सेकेंडरी कॉइल है वहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, विच मीन्स जितनी भी हमें चाहिए होगी, लाइक सपोज 500 को हमें अगर 5000 में चेंज करना है तो वो हमें यहाँ पर से मिलेगी, जितनी भी आउटपुट वोल्टेज हमें चाहिए है। ये तो हो गया इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आती है इसकी वर्किंग, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो वर्किंग हम इसकी ऐसे देखेंगे कि जब हमें यहाँ पे से इनपुट वोल्टेज मिल रही है तो यहाँ पे जो प्राइमरी कॉइल है वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा बाय फैराडेज लॉ। उसकी वैल्यू कितनी होती है, -N del phi अपॉन del T। अब हम प्राइमरी कॉइल की बात कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे P लिख देंगे। अब जब यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स है वो चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो विच मीन्स ये जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है यहाँ पे भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, तो विच मीन्स यहाँ पे भी एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा। तो ES इज इक्वल्स टू -NS del phi अपॉन del T। अब हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। सो ES अपॉन EP क्या हो जाएगा हमारा, -NS del phi अपॉन del T अपॉन -NP del phi अपॉन del T। नाउ ये जो del phi है ये दोनों के लिए सेम रहा, क्योंकि ये हम सपोज करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से कि ये जो दोनों ही कॉइल्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, ये इतने पास हैं कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज यहाँ हो रहा है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज यहाँ पर भी हो रहा है। इसीलिए जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो दोनों ही कंडीशंस में सेम रहा। इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू चेंज होगी ड्यू टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल के डिफरेंस की वजह से। तो इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। ES अपॉन EP इसकी वैल्यू कितनी आ गई, NS अपॉन NP। सिमिलरली अगर हमें वोल्टेज के बीच में रेशियो की तरह हमें कंसिडर करना है तो हम VS अपॉन VP से लिख देंगे। ये जो रेशियोज़ हैं इसको हम R कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या फिर ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी लिखा होगा कई जगह। सो एक ही चीज़ होती है वो, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसफॉर्मर रेशियो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लुक, R की वैल्यू ज़्यादा होती है 1 से फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं सेकेंडरी कॉइल में, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी आप समझ सकते हो। और स्टेप अप में हमें वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा मिलती है, तो वोल्टेज के फॉर्म में भी आप इसे समझ सकते हो। तो R की वैल्यू 1 होगी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए। सो आई होप इतना सब आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद लुक, अगर हम बात करें एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, आइडियल ऐसा होता है जिसमें पावर लॉस बिल्कुल ना हो, तो विच मीन्स जितनी भी यहाँ पे पावर से सप्लाई हो रही है उतनी ही पावर हमें यहाँ पर से भी मिलेगी। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। तो VP इंटू IP इज इक्वल्स टू VS इंटू IS। अब अगर हम इसको नीचे ले आएँ, इसको इधर भेज दें, तो VS अपॉन VP कितना हो गया, IP अपॉन IS। तो यहाँ पे हम R को इक्वेट कर सकते हैं ना, VS अपॉन VP किसके इक्वल है, IP अपॉन IS। तो हमने बस वही यहाँ पे लिख दिया है। विच मीन्स अगर हमें सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा मिल रही है तो यहाँ पे से करंट कम फ्लो होगा। तो सिंपली वही है कि VS ज़्यादा है तो IP ज़्यादा होगा। विच मीन्स अगर यहाँ पे करंट ज़्यादा है तो नीचे वाले में कम होगा। सिंपली इतना ही इसमें समझने वाली बात है कि दोनों इन्वर्स हैं। VS ज़्यादा है तो IP ज़्यादा है, विच मीन्स IS हमारा क्या होगा, कम होगा, बिकॉज यहाँ पे VP कम है। उसके बाद आता है हमारा ईटा। ईटा होती है हमारी एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। सो यहीं पे से हमें
एफिशिएंसी मिल जाती है। एंड एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जो एफिशिएंसी है वो ऑब्वियसली 100% ही होगी, यानी कि जितनी आउटपुट पावर है वो ही इनपुट भी है, जैसे यहाँ पे था। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। देन आई थिंक इसमें तो इतना ही है। उसके बाद आते हैं एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, कि जो एनर्जी लॉस है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आइडियल तो होती नहीं है, एनर्जी लॉस तो उसमें थोड़ा बहुत होगा ही। तो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले होते हैं हमारे कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉस का मतलब कि जो वायर्स हैं हमारी, लाइक ये जो हमने कॉइल्स ले रखी हैं, तो ये किसकी होंगी, ऑब्वियसली कॉपर की बनी होंगी। तो इसमें कॉपर लॉसेस होंगे, विच मीन्स एनर्जी लॉस होगा इन वायर्स की वजह से। उसके बाद है सेकंड हमारा आयरन लॉस। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का बना है। तो जो आयरन कोर है विच मीन्स वहाँ पे से भी कुछ करंट फ्लो होगा, तो एनर्जी लॉस होगा। अब हम इसे कैसे समझ सकते हैं, P = I² × R, ये हमें पता है। तो लुक, अगर हम बात कर रहे हैं लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर की, तो आयरन की बनी है, तो उसकी कुछ रेजिस्टेंस भी होगी एंड वहाँ पे से करंट भी फ्लो हो रहा है। तो विच मीन्स अगर उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पावर लॉस हो रही है। तो बस सिंपली इतना ही है कि आयरन लॉस का मतलब है कि लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर की बनी हुई है ट्रांसफार्मर, तो उसकी वजह से पावर लॉस होगा वहाँ पे। कॉपर लॉस का मतलब भी वही है कि उसकी कुछ रेजिस्टेंस भी होगी, वहाँ से करंट भी फ्लो होगा, विच मीन्स वहाँ पे पावर लॉस भी होगा। उसके बाद एडी करेंट्स की वजह से एडी करेंट्स जनरेट होते हैं, इसीलिए वहाँ पे हीट लॉस भी होता है। देन उसके बाद फ्लक्स लॉसेस। फ्लक्स लॉसेस का मतलब क्या है कि हम कंसिडर कर रहे हैं ना कि जितना फ्लक्स यहाँ पे है उतना ही फ्लक्स यहाँ पे भी होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा फ्लक्स लॉस हो जाता है क्योंकि ये अगल बगल नहीं है, थोड़े डिस्टेंस पे सिचुएटेड हैं। देन उसके बाद आता है हिस्टेरेसिस लॉस। इतना ज़्यादा ये डिटेल में नहीं पूछा जाता है, आप 2 या 3 लॉस भी पढ़ लोगे तो दैट वुड बी इनफ। पहला तो कॉपर, देन आयरन, देन उसके बाद फ्लक्स लॉस हो रहा है यहाँ पे एंड एडी करेंट्स की वजह से। हिस्टेरेसिस लॉस में क्या होता है, जो हमारी आयरन कोर है वो पहले मैग्नेटाइज होगी फिर डीमैग्नेटाइज होगी, तो उसकी वजह से हिस्टेरेसिस लॉस होता है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बाकी तो हिस्टेरेसिस जो है वो आपका मैग्नेटिस वाले में ही है। तो आई होप इसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वाज यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।